कल्चर यानी संस्कृति, ये खूबसूरत शब्द अब दिल्ली में उच्च शिक्षा के मंदिरों के लिए डरावना हो गया है। पिछले साल जेएनयू कैंपस में सांस्कृतिक संध्या के नाम पर आतंकवादियों की पैरवी में देश विरोधी नारे लगे। पिछले हफ्ते दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज में कल्चर्स ऑफ प्रोटेस्ट यानी विरोध की संस्कृतियां बताने की कवायद की गई, जिस पर जेएनयू कांड जैसा बवाल मचा हुआ है। 21 फरवरी को रामजस कॉलेज में 2 दिन का सेमिनार शुरू होना था, जिसमें आतंकवाद और नक्सल प्रभावित इलाकों के हालात पर चर्चा होनी थी। इस कार्यक्रम में जेएनयू की छात्र नेता शहला राशिद और जेएनयू कांड के बाद देशद्रोह के आरोपी बनाए गए उमर खालिद को बुलाया गया था। एबीवीपी ने इस सेमिनार का विरोध किया। रामजस कॉलेज में तोड़फोड़ और पथराव के बाद सेमिनार की मंजूरी तो रद्द हो गई, लेकिन बवाल बढ़ता गया। एबीवीपी का आरोप था कि ये सेमिनार देश के खिलाफ है। एबीवीपी के खिलाफ आईसा और दूसरे वामपंथी छात्र संगठनों ने विरोध मार्च निकाला, जिसमें हिंसक झड़प हुई और डीयू के प्रोफेसर और पत्रकार भी घायल हुए। इस मामले में 3 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया, फिर भी विवाद बढ़ता गया। आज एबीवीपी ने रामजस कॉलेज में तिरंगा मार्च निकाला तो लेफ्ट विंग के छात्र संगठन मंगलवार को विरोध मार्च निकालने का ऐलान कर चुके हैं। रामजस कॉलेज से शुरू हुए इस विवाद के लपटे दिल्ली यूनिवर्सिटी के दूसरे कॉलेज और जेएनयू तक पहुंचने लगी हैं। इस घटना पर बीजेपी, कांग्रेस, लेफ्ट के बड़े बड़े नेता बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं एबीवीपी का सोशल मीडिया पर विरोध करने वाली डीयू की छात्रा का आरोप है कि उसे रेप करने की धमकियां मिल रही हैं। तो एबीवीपी की एक कार्यकर्ता ने आरोप लगाया है कि आईसा के कार्यकर्ताओं ने उसके कपड़े फाड़े और छेड़छाड़ भी की। मेरी खुद की सहेलियों को फिजिकली असॉल्ट किया गया है रामजस के प्रोटेस्ट पर। हम बोले ये एबीवीपी वाले लोगों को, या सिर्फ एबीवीपी क्यों, इस सिचुएशन में एबीवीपी है, ये कोई भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती थी, ठीक है, पर किसी भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को ये हक नहीं होना चाहिए कि वो लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ले और स्टूडेंट्स के ऊपर पत्थर फेंके, लाठी चार्ज करें। हर वो एक इंसान जो यूनिफॉर्म में खड़ा है वो मेरे लिए तो हीरो है। फिर चाहे वो आपकी बिल्डिंग को प्रोटेक्ट कर रहा कोई सिक्योरिटी गार्ड ही क्यों ना हो या फिर यूनिफॉर्म में एक एनसीसी कैडेट ही क्यों ना हो, आई रिस्पेक्ट एवरी पर्सन वेयरिंग अ यूनिफॉर्म टू प्रोटेक्ट दिस। चाहे वो एक रामजस कॉमन स्टूडेंट हो या एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक कार्यकर्ता, वो मेरी नजरों में तो हीरो है। और हर वो इंसान इज्जत डिजर्व करता है जिसने अपने देश के लिए कुछ किया हो। आई वॉन्ट टू आस्क दिस कम्युनिस्ट स्टूडेंट्स, यू हैव प्रोटेस्ट इन द इंडियन आर्मी डाइड ऑन द बॉर्डर। तो सवाल ये है कि ये मामला अब सिर्फ छात्रों के बीच नहीं रहा। जेएनयू की तर्ज पर यह मामला राष्ट्रीय हो गया है और तमाम राजनीतिक पार्टियां, चाहे बड़ी हो या छोटी, इस विवाद में कूद गई हैं। मेरे स्टूडेंट्स को और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे एक अपील जारी की है, जिसमें ये कहा है कि भाई ये एक दूसरे की रिस्पेक्ट करिए, व्यूज की रिस्पेक्ट करिए, आर्ग्यू करिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, लेकिन कन्फ्रंटेशन एक दूसरे से जो कर रहे हैं आप, ये ठीक नहीं है। कि संविधान में बोलने का अधिकार सबों का है, उसका हम सम्मान करते हैं, हिंसा नहीं होनी चाहिए। लेकिन देश को एक बात तो सोचनी पड़ेगी कि बोलने की आजादी का मतलब है यह भी कहना कश्मीर को भारत से अलग कर दिया जाए, बस्तर को आजाद कर दिया जाए। जो अपने बोलने के अधिकार की बात करते हैं उसका सम्मान करते हुए उनको इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि भारत का संविधान भारत को तोड़ने की वकालत बोलने के अधिकार में नहीं देता है। अंदर इस तरीके की हिंसा की राजनीति लिया ना, हम समझते हैं कि कैंपस के अंदर जो चरित्र रहा है एक बहस का, उस चरित्र को ही खत्म करने वाली बात है। यानी पूरे कैंपसों को उतारना चाहती है आज की जो सरकार है, आज का जो बीजेपी आरएसएस है, अपने जो छात्र अंग है एबीवीपी, उसके जरिए वो यहाँ पर और कोई विचार को वहां पर प्रकट ना हो कैंपसों में, ये उनका पूरा उद्देश्य, और इसके लिए हिंसा का इस्तेमाल करते हैं। तो सवाल ये है कि अभिव्यक्ति के आजादी के नाम पर देश के खिलाफ बोलना क्या सही है? क्या वाकई रामजस कॉलेज और जेएनयू में ऐसा हुआ? जेएनयू में देश विरोधी नारे लगे थे, इसका तो वीडियो भी सामने आया था, लेकिन आरोपी छात्रों का क्या हुआ? कोर्ट में उन पर केस चल रहा है। उमर खालिद भी उनमें से थे जिनके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा था। कई वक्त तक वो फरार रहे थे, उसके बाद वो जेएनयू आए और पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई की। मामला अभी भी दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहा है और दिल्ली हाईकोर्ट ने बेल देते
करते वक्त बड़े ही कड़े शब्दों का इस्तेमाल कन्हैया के लिए किया था। सवाल यहां पर यह उठता है कि देशभक्ति और देशद्रोह के नाम पर छात्रों को क्यों बांटा जा रहा है। छात्रों की अगर राजनीति कॉलेज तक ही सीमित रहे, कॉलेज के और यूनिवर्सिटी तक ही सीमित रहे तो बेहतर होगा, लेकिन इसमें राजनीतिक पार्टियां क्यों कूद रही हैं? क्यों मामला राजनीतिक तूल लेता जा रहा है? और क्या अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर देश को तोड़ने की बात करना सही है? इन्हीं मुद्दों पर बहस होगी और हमारे साथ आज हमने इस पैनल को पूरा छात्रों का पैनल रखा हुआ है। इसमें कोई भी राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। हाँ, छात्र जो हैं वो छात्र संगठनों से जुड़े हुए हैं, छात्र संघ से जुड़े रहे हैं और अपनी अपनी व्यक्तिगत राय रखते हैं, अपने संगठन के हिसाब से राय रखते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसमें राजनीतिक पार्टियों का उतरना सही है? यह सवाल भी हम उनसे पूछेंगे। ये भी पूछेंगे कि देशद्रोह के आरोपी उमर खालिद को बुलाने का उनका मकसद क्या था? क्या वो एबीवीपी के छात्रों को प्रोवोक करना चाहते थे? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ सतेंद्र अवाना जी हैं, जो कि एक्स प्रेसिडेंट है डूसू के, मेंबर हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के। मेरे साथ अरुण हुडा है, जो एक्स डूसू प्रेसिडेंट है, मेंबर है एनएसयूआई के। मेरे साथ प्रीतिश मेनन है, जो कि आईसा के मेंबर है, नोएडा स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। और मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मुकेश केजरीवाल हैं। मुकेश केजरीवाल वो शख्स हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की राजनीति को काफी नजदीक से कवर करते हैं। उनके बीच ही दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इसलिए मुकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले प्रीतिश, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आखिर क्या कारण था कि उमर खालिद जैसे लोग जिन पर देशद्रोह का आरोप है, आपकी विचारधारा के संगठन उनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं? सबसे पहली बात तो सर, यहाँ पे ये एबीवीपी बनाम आईसा मुद्दा तो है ही नहीं। कॉलेज जो रामजस कॉलेज है, उसकी लिटरेरी सोसाइटी ने कई सारे पैनलिस्ट को बुलाया, जिसमें से एक उमर खालिद था। नहीं, सवाल यह है कि एक ऐसे व्यक्ति को क्यों बुलाया गया जिस पर देशद्रोह का आरोप है? अब उमर खालिद पे पहली बात तो पुलिस ने चार्जशीट फाइल की। बिल्कुल सही बात है आपकी कि कोर्ट में उनके ऊपर केस चल रहा है। मेरा मुद्दा यह है कि क्यों बुलाया, क्यों नहीं बुलाया, वो तो कॉलेज की जो लिटरेरी सोसाइटी है रामजस कॉलेज की, वो उनका पर्सनल एवेन्यू है। उसमें ना तो एबीवीपी कुछ बोल सकता है, ना आईसा कुछ बोल सकता है। उसमें वो जो छात्र संगठन वामपंथी संगठनों से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने ये कल्चरल नहीं कल्चरल संगठन जो था। एक मिनट सुनिए मेरी बात। जो सांस्कृतिक संगठन आप बता रहे हैं, वैसे संस्कृति एक बेहद खूबसूरत शब्द है। बिल्कुल। सांस्कृतिक संध्या के नाम पर जेएनयू के अंदर भी यही होता है। वहां पर ग्लोरीफाई किया जाता है मकबूल भट्ट और अफजल गुरु को, फिर उसी ग्लोरीफाई करने वाले आरोपी को रामजस में बुलाया जाता है। क्या ये एबीवीपी को प्रोवोक करना नहीं था प्रीतिश? सर, मैं यही आपको बोल रहा हूं कि आप बिल्कुल जेएनयू और डीयू के सिचुएशन को कंपेयर ना करें। वो डीयू कह रहा है कि एक जैसी स्थितियां हो गई है, तो चलिए हम उस पर उसके मेरिट पर भी बात कर सकते हैं। पर मैं आपको एक चीज बोल दूं कि रामजस की लिटरेरी सोसाइटी है, कोई संगठन नहीं था। जैसे उधर जब कल्चरल इवनिंग ये जेएनयू में हुआ, जिसके बाद ये सब बवाल मचा, उधर किसी संगठन ने, जो डीएसयू था, उन्होंने बुलाया। यहाँ पे तो कॉलेज की लिटरेरी सोसाइटी ने, जो कॉलेज का एक पार्ट है, कॉलेज के स्टूडेंट्स उसके पार्ट है, कॉलेज के टीचर्स उसके पार्ट है, उन्होंने बुलाया। तो उन्होंने क्यों बुलाया वो तो उनसे आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल उनका जवाब भी आया कि ट्राइबल राइट्स पे पीएचडी थीसिस सबमिट किया है उमर खालिद ने, इसलिए उनको ट्राइबल राइट्स के बारे में बोलने के लिए बुलाया। पर वो उनका मैटर है। मेरा मुद्दा ये है कि ये जैसे मीडिया में हम देख रहे हैं, पोर्ट्रे हो रहा है कि आईसा बनाम एबीवीपी जैसे सिचुएशन हो गया, ये वैसा है नहीं। दरअसल कॉमन स्टूडेंट्स ने ऑर्गेनाइज किया। तो क्या अगर वो जो कल्चरल सोसाइटी थी उसमें एबीवीपी के लोग भी जुड़े थे? बिल्कुल जुड़े हो सकते हैं। मेरे को तो नहीं, मैं जानना चाहता हूं ना आपसे, सवाल यही है। बिल्कुल जुड़े हो सकते हैं सर, वो तो कॉलेज की सोसाइटी है। कॉलेज की सोसाइटी। सतेंद्र, मुझे इस पे एक बात बड़ी सीधी सी कहनी है। उमर खालिद जैसे व्यक्ति ने देश का कहां गौरव बढ़ाया है? देश में आखिर इसने ऐसी क्या चीज की है जो लोग उसे सुनना चाहेंगे और लोग उसे इंस्पायर्ड होंगे? मैं कहना चाहूंगा, जब कॉलेज के प्रिंसिपल ने, राजेंद्र जी ने कह दिया है, श्री राजेंद्र जी ने, कि हमें ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जिससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बने, और उसमें जब पुलिस ने भी आके साफ साफ बोला है कि ठीक है हम ऐसी सिचुएशन नहीं चाहते तो आप मार्च ना निकाले, उसमें बीच में आके प्रिंसिपल ने इंटरप्ट किया है कि आप नहीं निकालेंगे और हमें उमर खालिद नहीं चाहिए, और शैला रशीद भी उसमें नहीं आनी चाहिए कल के प्रोग्राम में। फिर इनको क्या जरूरत पड़ी? इसका मतलब ये किसी चीज एक मुझे बोलने दे भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, जब उधर वो सब कुछ हुआ है और वहां के कॉमन स्टूडेंट्स ने डूसू को आग्रह किया है कि आप हमारे बीच में आए, हमें सपोर्ट कीजिए, कॉमन स्टूडेंट्स ने उसका विरोध किया है और आप उसमें देख भी सकते हैं, उसमें आपके कई वीडियोस उसमें मीडिया में चल भी रही है।
उसमें साफ साफ आप देख सकते हैं कॉमन स्टूडेंट्स वहां पे खड़े होकर विरोध कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति हमें नहीं चाहिए, और दूसरा अगर इस तरीके का कोई मार्च निकलेगा तो हम उनके अगेंस्ट में जाएंगे, उनके विरोध में प्रदर्शन करेंगे। उनको उसने नजरअंदाज करते हुए, वहां के उनके कार्यकर्ता, आयशा के कार्यकर्ताओं ने और जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने नजरअंदाज करते हुए उनको उनके पर स्टोन पेल्टिंग की, उनसे बदतमीजी की, वहां की कार्यकर्ताओं से बदतमीजी की, बिल्कुल और कॉमन स्टूडेंट से बदतमीजी की। आप ये देखना चाहिए ना इनकी मानसिकता क्या। और मैं कहना चाहूंगा अभी क्या बात बोल रहे हैं कि हमारा कुछ पता नहीं क्या होने वाला था, कल्चरल क्या इन्होंने नाम दिया पता नहीं, सांस्कृतिक संध्या। सांस्कृतिक। पिछली बार जो 9 फरवरी में जेएनयू में हुआ था वो क्या नाम दिया था, वो भी कल्चरल इवेंट था। क्या देश विरोध में नारे लगाने को कल्चरल इवेंट? ये देखिए कल्चरल इवनिंग, देश विरोधी नारे लगाने। जी जी बिल्कुल सही बोला आपने। एक सेकंड, हाँ ये बोला था, बोलने दे। और जेएनयू में जब नारे लगे, बिल्कुल, तो अभी बीच में ना बोले। जब जेएनयू में देश विरोधी नारे लगे, क्या वो कल्चरल इवनिंग का पार्ट है? क्या वो कोई कल्चरल प्रोग्राम था उनका? मैं कहना चाहूंगा सीधे सीधे आप इनकी सोच देखिए, सीधे सीधे वो नारे लगा रहे, कश्मीर तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वो तो हो गया जेएनयू का पार्ट। अब इन्होंने ऐसे ड्यू में नारे लगाए जिसकी मेरे पास वीडियो भी है, जिसमें साफ साफ ये मांग कर रहे हैं कि कश्मीर मांगे आजादी, बस्तर मांगे आजादी। उसकी वीडियो ये रही हमारे पास, और मैं खुलेआम मीडिया नेशनल टीवी पे दिखाने को तैयार हूं। अगर आप चाहते तो और किसी भी लैब में किसी भी कहीं पे भी इसकी जांच करानी हो, एबीपी, और हम इसका पूरी तरीके। चलिए मैं ये साफ कर दूं कि ये एबीवीपी का वीडियो है, इंडिया न्यूज से इसका कोई मतलब नहीं, और सत्येंद्र इसको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, और मैं कह रहा हूं इस पर किसी तरीके की जांच हो। और इसमें एक चीज और कहना चाहूंगा, अभी ये बड़ा इनके उमर खालिद ने ट्वीट किया बिना सोचे समझे कि उस दिन की कैंपस में कोई भी व्यक्ति ना जाए, धारा 144 लगी है। क्या इन लोगों को शर्म नहीं आती है? छात्राओं को और वहां के कार्यकर्ताओं को डराने का, वहां के छात्रों को डराने का काम कौन कर रहा है? उमर खालिद ने वहां पर ट्वीट किया, फिर वहां पे पुलिस ने साफ साफ बोला कि धारा 144 नहीं लगी है। आप देखिए कौन संगठन, कौन व्यक्ति किसको डराना चाह रहा है। इन्हीं की कार्यकर्ता, जो नॉर्थ कैंपस की इनकी प्रेसिडेंट है कवलप्रीत कौर, उसने क्या मेंशन किया कि आज आप सब अपने उसमें रहना, घरों में एबीपी वाले रेप करने आएंगे। आप ही लोगों को, आप ही छात्रों को डराने का काम कर रहे हैं, छात्राओं को डराने का काम कर रहे हैं। इससे आपकी मानसिकता झलकती है कि आपकी सोच है, क्या आप कहना चाहते हैं। कैमरे पे तो ये लोग इतने शरीफ बन जाते हैं, हमसे शरीफ कोई नहीं। और इनके पीछे अगर देखा जाए तो कथनी करने में कितना फर्क है। वही इनकी शैला रशीद और ऐसे कार्यकर्ता सामने आके बोलते कि हमारे साथ अत्याचार हुआ। अगर आप देखेंगे उस दिन बढ़ चढ़ के शैला रशीद ने हमारी छात्राओं से बदतमीजी की, अब्यूज किया, और पता नहीं न जाने किस बात बोली, मैं भी नहीं बोल सकता यहाँ पे। इन लोगों को, देश को समझना चाहिए कि क्या इनकी सोच है, क्या इनकी मानसिकता, और इनकी कथनी और करनी में क्या फर्क है। अब इनसे कोई पूछेगा कि आप किस आजादी की बात कर रहे थे, तो ये बोल देंगे कि भैया गरीबी से आजादी, भुखमरी से आजादी। तो फिर वो कश्मीर की आजादी की क्या बात है? आप इसमें इलैबोरेट कीजिए ना। और मैं कहना चाहूंगा नेशनल टीवी पे आप अभी स्टैंड दीजिए, आपका कश्मीर पे क्या स्टैंड है और अफजल गुरु का क्या स्टैंड है, अफजल गुरु पे क्या स्टैंड है, आयशा का। पहली बात तो पहली बात नहीं, बात कश्मीर और अफजल गुरु का स्टैंड है, आपका क्या स्टैंड है? और आपको बात करनी दीजिए दोस्त जी, बात करनी है ना। यहाँ पे लड़ाई तो हो नहीं रही, जैसे रामजस में टैलेंट तो आपका बहुत अच्छा है कि आप इसको हर बार लड़ाई का रूप दे देते हैं। आप सीधा स्टैंड दीजिए ना मेरे भाई, कश्मीर आपने पिछले 5 मिनट से आप बोले, 5 मिनट आपने खूब, 1 मिनट रुक जाइए। आपका क्या स्टैंड है? और बिल्कुल बोल रहे हैं, बिल्कुल बोल रहे हैं दोस्त, कोई भी बोल लीजिए, टाइम वेस्ट हो रहा है मीडिया का, है ना। 3-4 इन्होंने बहुत सारे एलिगेशंस लगाए। पहली बात तो सारे मीडिया में साफ साफ दिख रहा है कि वायलेंस हुआ है एबीवीपी की तरफ से, और वायलेंस किस पे हुआ है बोल सकते हैं? एक में आप इंटरप्ट मत करिए, आप इंटरप्रेट करिए, आप इंटरप्रेट दिखाइए ना। इंटरप्ट कर रहे हैं, हम बोले तो एलिगेशन, आप ही खुद बताइए। मैंने प्रूफ दिया आपके उसके नारों का, तो बिल्कुल फेसबुक पे हर जगह चल रहा है, होनी चाहिए फेसबुक ना। पे हर जगह आप चल रहा है। इसको प्रूफ कीजिए कि हमने हमारे कार्यकर्ता थे। इसमें तो कई मैं आपको बता देता हूँ, उन्होंने बिना सोचे दौलत राम एसएफआई के प्रेसिडेंट को, जो प्रशांत मुखर्जी, उनको ये बोलने नहीं दे रहे, यही इनका तरीका है, वो उसको इनका तरीका है, ये बोलने नहीं देते हैं। प्रीतिश को मुझे एनएसयूआई के पास ले जाना है। प्रीतिश प्लीज बीच में मत टोकना, उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुन लीजिए। बात यह है कि एबीवीपी ने उधर वायलेंस किया। रामजस की लिटरेरी सोसाइटी के जो टीचर इंचार्ज है प्रशांत, प्रोफेसर प्रशांत, उन्होंने भी कहा, और बाकी सारे लिटरेरी सोसाइटीज ने उनके साथ सॉलिडारिटी भी जताई। दूसरी बात यह है कि मीडिया में कई सारी वीडियोस चल रही हैं, जैसे दौलत राम की, इनकी जो नेता है, उन्होंने मारपीट की, साफ साफ दिख रहा है एक गर्ल स्टूडेंट के साथ, और ऐसी अन्य कई वीडियो। अभी भी कश्मीर फिर नहीं बोलने दिया, अभी बोलेंगे भैया, आप बोलोगे। तो उसके ये इन्होंने किया, तो एक साफ साफ जाहिर है कि ये कॉमन स्टूडेंट्स जो हैं रामजस के और एबीवीपी, इन दोनों के बीच में झड़प हुई। झड़प भी नहीं हुई, ये एक वन वे कॉन्फ्रंटेशन। आयशा तब आया, आयशा भी हम कॉमन स्टूडेंट्स बतौर गए हैं, ऐसे जैसे कई सारे संगठन, जैसे पिंजरा तोड़ और दुनिया भर के जो और संगठन है, एसएफआई, ये सब। ये अगले दिन जब रामजस कॉलेज के लिटरेरी सोसाइटी और उनके कॉमन स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट मार्च निकाला, हम उनके सॉलिडारिटी में, जब ये पूरा कांड हुआ और इन्होंने खूब मारपीट किया, उधर पत्थरबाजी किए और ये सब किया,
जहां तक ये तो होगी एक बात। मैं जो बार बार स्टैब्लिश करना चाह रहा हूं, जो बार बार सचिंदर जी बीच में टोक दे रहे हैं, वो ये है कि ये आयशा बनाम एबीवीपी तो है ही नहीं। ये वन वे अटैक है एबीवीपी का ऑन कॉमन स्टूडेंट्स ऑन एनी डाइसेंटिंग। चलिए ठीक है, मान लिया सतेंद्र, मान लिया, एनी चलिए, डाइसेंटिंग वॉइस। मान लिया। आगे आप बताइए कि कश्मीर अफजल गुरु पे आपका क्या स्टैंड है भैया? अफजल गुरु इलेबोरेट करके, क्योंकि आपको शौक है ना, ये नहीं आपको शौक है। हाँ, आप बता दीजिए कि अफजल गुरु पर आपका क्या स्टैंड है, और कश्मीर पे और क्योंकि शौक है गरीबी का, साइड पर आपका क्या स्टैंड है? मुझे बताना बहुत अच्छी तरीके से। आपका टैलेंट काफी अच्छा दिया इनको। हंसे आप हंस के और बोले तो अच्छा लगेगा। तो ये जहां तक इन दोनों की बात है, पहली बात कश्मीर, एक मिनट सत्येंद्र प्लीज बोलने दो, प्लीज ये टिपिकल सवाल तरीका है ABVP का। वो आप टिपिकल जब तरीका ये है करेंगे ना तो वो उसकी शील्ड लेके अलग हट जाएंगे। अच्छा, सही बोला आपने। तो पहली बात तो ये जो दोनों क्वेश्चन पूछेंगे ये इस डिबेट से तो इररेलेवेंट है बिल्कुल, क्योंकि ये है एबीवीपी का वायलेंस का डिबेट। पर ठीक है, क्वेश्चन पूछने तो बिल्कुल जवाब दे ही सकते। सवाल पूछना मेरा हक है और डिबेट को किस तरफ ले जाना ये भी मेरा हक है। नहीं, मैं उम्मीद कर रहा हूँ इसकी दूसरी लाइन सुन लीजिए। कैंपस में बार बार बिल्कुल डिबेट का दूसरी लाइन सुन लीजिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में जहर कौन घोल रहा है? ठीक है, सवाल ठीक है, बिल्कुल सवाल ठीक है, बिल्कुल सही है। कैंपस में बार बार देशद्रोह बनाम देशभक्ति की जंग क्यों हो रही है? देशद्रोह बनाम देशभक्ति की जंग है ही नहीं। आपकी बेसिक पूछ रहा हूँ, आप बताइए ना। देशद्रोह वर्सेस देशभक्ति की जंग है ही नहीं। ये कॉमन स्टूडेंट एनी डाइसेंटिंग वॉइस और एबीवीपी जो जिसके लोग आए, मैंने सब मान लिया, मैंने सब बात मान लिया। मान लिया आपने बता दिया, लोग इतना भावुक हैं, सब मान लिया, लोग नेशनल टीवी में सब मान लिया। आर्गुमेंट के लिए अब ऐड मत कीजिए। नहीं, लोग इतने इमोशनल है कश्मीर पे और इनको बोला नहीं जा रहा है। पुलिस करेगी, ये लोग समझदार है। बता रहे हो आप अननेसेसरी दंगे मत कश्मीर दंगे, के साइड oh my और God। अफजल गुरु की फांसी पर आपका क्या स्टैंड? इतना बता। जहां तक अफजल गुरु की फांसी का इशू है, आ, वहां पे हमारा स्टैंड ये है कि जो कोर्ट में बोला गया कि कलेक्टिव कॉन्शियंस से उनको हम फांसी की सजा देंगे, उसको हमने क्वेश्चन किया और बिल्कुल राइट भी है क्वेश्चन करने का, डेमोक्रेटिक राइट है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि अफजल गुरु टेररिस्ट नहीं था। वो तो बिल्कुल कोर्ट को साबित कर, मतलब टेररिस्ट के डेमोक्रेटिक राइट्स की बात कर रहे हैं आप। एक टेररिस्ट, एक मिनट, कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है। ना, हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। आप एक हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन ये बात कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ये आप पढ़िए कॉन्स्टिट्यूशन। मैं बताता हूं आपको दीपक जी, एक लाइन में बोलना चाहूंगा। दीपक जी, ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक की बात कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छा लगा। अभी आप ये खुद फंसेंगे। जब कोर्ट ने इनको आदेश दे दिया उसको फांसी चढ़ाने का, इनको अगर कोर्ट का विरोध करना था तो कोर्ट में जाना था। इन्होंने किससे पूछ के नारे लगाए कि कश्मीर तेरे टुकड़े होंगे और अफजल शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। क्या सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले तो ये नारे आयशा नहीं लगाया है? सबसे पहले तो ये नारे आयशा नहीं लगाया है। नहीं तो एक मिनट, आप उमर खालिद ये नारे लगाते सुने गए। उमर खालिद आयशा के नहीं है। अच्छा, उमर खालिद आयशा के नहीं है। बुलाया था उमर खालिद को डिफेंड क्यों कर रहे हैं? उसी उमर खालिद को उस कल्चरल सोसाइटी, सो कॉल्ड कल्चरल सोसाइटी ने बुलाया था, बुलाया था। बिल्कुल, तो और उनसे ये भी वहां पे थे, ये वहां पे थे, मैं गवाह हूं, ये वहां पे थे। ये तो बिल्कुल कुछ भी आप बोलते अच्छा, रहिए। एक सेमिनार में एनएसयूआई में को जोड़ना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। मुझे ये बताइए अरुण जी, आप भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, ये क्या वाकई ये आयशा वर्सेस एबीवीपी है या इसके पीछे कोई राजनीति है? क्योंकि कहीं ना कोई तो प्रोवोक कर रहा है, चाहे एबीवीपी को कर रहा हो चाहे आयशा को कर रहा हो। देखिए, जैसे मामला जेएनयू से उठा और जेएनयू से होते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी गलियारों तक पहुंच, बिल्कुल, और वे उमर खालिद जी को वहां पे बुलाने से हुआ। और जहां तक हमने देखा, उमर खालिद ने नारे वहां पे मारता हुआ सुना गया। और जैसे रामजस कॉलेज की जो वीडियो सामने आई, वहां पे भी 2-4 नारे लगे हैं कि कश्मीर की आजादी और बक्सर आदि की आजादी लगे रामजस में लगे हैं। ये वीडियो में एक वीडियो में लगे हैं। ठीक, तो वहां पे जो इंसिडेंट हुआ, और फिर एक तो उस जैसे इंसान को वहां बुलाना कहीं ना कहीं गलत हो जाता है जब उस पर कोर्ट में विचाराधीन मामला है, तो ठीक है, नहीं बुलाना चाहिए। फिर उसमें तमाम संगठन कूद पड़ते हैं। एनएसयूआई का स्टैंड ये था कि वहां पे पीस होना चाहिए, कम से कम स्टूडेंट्स को अपनी बात अपने ढंग से रखने की आजादी, इस ढंग से। सबसे पहले तो आजादी का मतलब समझना होगा। आजादी का मतलब सिर्फ करप्शन से आजादी, कश्मीर से आजादी, पाकिस्तान से, मुसलमानों से, हिंदुओं से सिर्फ आजादी का मतलब, हमारे नौजवान आजादी का मतलब नहीं समझ पा रहा। जेएनयू जैसा नौजवान, दिल्ली यूनिवर्सिटी का नौजवान नहीं समझ पा रहा, और उसमें फिर हमारी पॉलिटिकल पार्टियां कूद पड़ती हैं, हमारे फिल्म स्टार, हमारे क्रिकेटर उसमें अपना व्यू रखते हैं। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि
ये नौजवान किस तरफ जा रहा है, क्या सोच रहा है। वहां पे सबसे पहले नौजवानों को देश की प्रतिष्ठा, देश के गौरव पे कोई सवाल उठे ऐसे कार्यक्रमों से दूर रहना चाहिए। लेकिन ऐसा कार्यक्रम हुआ ना, ये पोस्टर देख लीजिए आप, कल्चर्स ऑफ प्रोटेस्ट, और उनको कल्चर का नाम दिया जा रहा है, ये सबसे बड़ी गलत बात है। आप मानते मतलब हैं? कश्मीर का विरोध करना है, सोच देखिए, प्रीति देखिए, कश्मीर का विरोध करना आप है, देखिए, इनके लिए आप कल्चर अरुण की बात सुन लीजिए। मैं भी लोगों को शर्म आनी चाहिए। अरुण आर्ग्यू कर रहे हैं। और इतने कॉन्फिडेंस में आगे बोल रहे हैं फिर, और डिफेंड कर रहे हैं, और अभी तक इन्होंने कश्मीर पर अपनी जवाब नहीं दिया है। जी जी, फिर उसमें इनिशिएट लेना बनता है रामजस एडमिनिस्ट्रेशन का, फिर देन यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का, और फिर देन पुलिस का, और फिर उन सबको बाईपास करके एबीवीपी उनको रोकने आ जाती है। वहां पे दोनों में वायलेंस होती है, वहां पे उनके एक्टिविस्ट भी आपस में भिड़ते हैं, वो भी पिटते हैं, और आम स्टूडेंट भी पिटता है, पत्रकार भी पिटता है। पत्रकार भी पिटता है, पुलिस भी पिटते हैं। कम से कम आम छात्रों को तो छोड़ते हैं। अरे हमारा उनसे क्या होगा? ऑर्गेनाइज किसने किया? आप लोगों ने। आम छात्रों ने किया। ऑर्गेनाइज किया, आम छात्रों ने किया। और हम इनको क्यों मारेंगे? Defend करना आम छात्रों छात्र है। को शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। पत्रकार पिटे, पुलिस वाले पिटे, लेकिन सबसे मतलब आम स्टूडेंट और नौजवान पे क्या मैसेज जा रहा है। बिल्कुल तस्वीर में तक आप एबीवीपी लोगों को भी ने सोचने की जरूरत है, आयशा को भी सोचने की जरूरत है कि नौजवानों को हम सही दोनों डायरेक्शन को में लेके सोचने की जाएं। जरूरत है। मुकेश के पास चलेंगे वस्तु स्थिति समझने के लिए, क्योंकि अभी तक हमने बायस्ड ओपिनियन सुना है, अपने अपने संगठनों के हिसाब से सुना है, लेकिन एनएसयूआई का भी ये कहना है कि उमर खालिद जैसी विवादित शख्सियत को रामजस में बुलाना यानी माहौल खराब करने जैसा ही है। हालांकि एनएसयूआई इस बात का विरोध करती है कि आयशा और एबीवीपी को आपस में भिड़ना नहीं था, दोनों को माहौल खराब नहीं करना था, दोनों को शांति की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि बम के अंदर तीली कौन लगा रहा था। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में जहर कौन घोल रहा है और कैंपस में बार बार देशद्रोह बनाम देशभक्ति की जंग क्यों? ब्रेक से पहले एनएसयूआई ने बात की, उनका कहना था कि इस चीज को अवॉइड किया जाना था। एबीवीपी और बाकी सभी संगठनों को, एसएफआई, आयशा, सबको शांति रखनी चाहिए थी। सत्येंद्र अवाना का कहना था कि यह सब जानबूझकर क्रिएट किया गया माहौल खराब करने के लिए, इसीलिए देशद्रोह के आरोपी उमर खालिद को जेएनयू से बुलाया गया भाषण देने के लिए। लेकिन हमारे दोस्त जो हैं मिस्टर प्रीतिश मेनन, उनका ये कहना है कि नहीं, ये जो किया है ये सिर्फ एबीवीपी की गुंडागर्दी है। हालांकि वो इस बात से हाथ उठा रहे हैं कि किसने उमर खालिद को बुलाया, इससे उनका कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि ये रामजस कॉलेज की कल्चरल सोसाइटी है जिसने उनको बुलाया था। हालांकि उमर खालिद को क्यों बुलाया, इसी सवाल को लेकर मैं मुकेश के पास चलता हूं। मुकेश, डीयू में आखिरकार हुआ क्या था, हो क्या रहा है, और क्या उमर खालिद को बुलाना लोगों को नहीं लगा था कि इस पर रिएक्शन होगा और माहौल खराब होगा कॉलेज का? देखिए, मैं थोड़ी देर से इस चर्चा को सुन रहा हूं। हमें यह देखने की जरूरत है हम विश्वविद्यालय को बनाना क्या चाहते हैं। बिल्कुल ठीक। और हमें आखिर कुछ इंडिविजुअल से इतना डर क्यों लगता है? हम कैसे ये मान लेते हैं कि विश्वविद्यालय में जहर घोला जा रहा है या घोला जा चुका है? हम क्या अपने विश्वविद्यालय को ऐसा बनाना चाहते हैं जिसमें सारे छात्र एक ही तरह सोचे, एक ही तरह के नारे लगाएं और एक ही तरह के कपड़े पहने? क्या हम इन सब चीजों के लिए आगे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं ऐसा होना चाहिए। और मुझे जो लगता है कि अगर ये हमारे पूरे विचार के मतलब जो वैचारिक प्रक्रिया चल रही है उसमें अगर इस ओर बढ़ रहे हैं तो ये सबसे खतरनाक है। हमें इस ओर नहीं, इस तरह का माहौल नहीं बनाना चाहिए कि हम पहले से फैसले एक कंगारू कोर्ट लगा लें और उसमें तय करने लगे कि जो चीजें अदालत की हैं या एक बड़े व्यापक बहस की हैं उसको इस तरह से बैठ के, और हम लोग एकदम वो कंगारू अदालत की तरह तो नहीं कर सकते ना कि जिसमें हम बुला लें कुछ लोगों को और कहें कि तुम्हारी इस विषय पे क्या राय है और उसके बाद उस पर फैसला सुना दें। तो टेलीविजन का काम, और आप भी बहस की बात कर रहे हैं, मैं भी बहस कर रहा हूं। बहुत जरूरी हो गई है। आप भी बहस की बात कर रहे हैं, मैं भी बहस कर रहा हूं, और मेरे ख्याल से कंगारू कोर्ट बिल्कुल नहीं है। सवाल जो पूछे गए वो लॉजिकल थे और वाकई विश्वविद्यालय में जहर घोला जा रहा है, इसीलिए सड़क पर लोग एक दूसरे को पत्थर मार रहे हैं, रेप की बातें हो रही है सोशल मीडिया पर। मेरे ख्याल से जहर घोलना ही है। तो इन बातों की चर्चा होनी चाहिए। इन्हीं बातों की चर्चा कर रहे हैं हम, बजाय कि आप इस तरह से किसी जी। तो इन बातों की चर्चा अगर करें तो विश्वविद्यालय में एक आयोजन होता है जिसमें एक दूसरे विश्वविद्यालय के एक पीएचडी स्कॉलर को बुलाया जाता है, उस पर चर्चा होती है। इनकेस अगर उसे रद्द भी कर दिया जाता है उसके निमंत्रण को,
तो अब उन आयोजकों के खिलाफ या जिन लोगों ने उसका समर्थन किया उसे बुलाने के खिलाफ, क्या उनके खिलाफ आप हाथापाई कर सकते हैं? क्या आप उस पर हिंसा के लिए उतारू हो सकते हैं? आप देखिए, आपने चैनल में कई सारे बयान भी चलाए। केंद्रीय मंत्री हैं, उन लोग जो कानून के जानकार हैं, उन्होंने भी कहा कि हिंसा का हम समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन ये लेकिन नहीं होता है। हिंसा का समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं, इस पे चर्चा होनी चाहिए ना। क्या विश्वविद्यालय में किसी एक विचार को लेके किसी एक व्यक्ति को बुलाया जाए, उसका आप विरोध कीजिए। आप इतने डरते क्यों हैं? आप अगर किसी विचारधारा को एक चर्चा में बुलाया जा रहा है, जिसमें कि हमारे साथी ने बताया भी, जो विश्वविद्यालय के साथी उन्होंने बताया भी, कई लोग चर्चा में भाग लेते हैं, आप उनके विचारों को विचारों से पराजित कीजिए। नहीं, एक अगर ऐसे कोई व्यक्ति नहीं मुकेश, मेरा सवाल सुनिए। कैंपस में नहीं तो कहां अपनी बात रखेगा? मेरा सवाल सुनिए। एक ऐसे व्यक्ति को बुलाना जो देशद्रोह का आरोपी है, जिसको लेकर बहुत बड़ा बवाल देश के अंदर हो चुका है, ये जानबूझकर लोगों को प्रोवोक करने की कोशिश नहीं है क्या? इसको आप फ्री एंड फेयर डिस्कशन कहेंगे या प्रोवोक करना कहेंगे? नहीं, ऐसा है ना कि उन पे आरोप हैं, तो क्या इनसे आरोप तो है? ऐसा है। उन्होंने और आप के बाद अधिक में से लेकिन अधिक ये आप- आरोप कह रहे हैं कि वो जिन लोगों ने नारे लगाए उसमें या तो शामिल थे या वो उसके आसपास थे। तो अब उनको बुला के कोई सम्मानित तो नहीं किया जा रहा है ना, कोई चर्चा में भाग लेने के लिए। मुझे बताइए, भाषण किससे दिलाए जाते हैं? उस पे अगर बुला रहे हैं, मुझे बताइए, अब आपने भाषण बुलाने किससे के दिलवाए लिए जाते हैं मुकेश? ये बिहेव ऐसे कर रहे हैं जैसे प्रवक्ता है ऐसा वालों के। एक मिनट सत्येंद्र, मुझे बात कर लें तो, मेरे पत्रकार साथी हैं। मुझे बुलाया किसको जाता है? बुलाया उसको जाता है जो वाकई एक बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल हो, जिसकी सोच देश के प्रति हो, दुनिया के प्रति हो, भले से वो एक डिसेंटिंग व्यू रखता है। लेकिन यहां पर दो आतंकवादियों को समर्थन करने वाला, ये मेरे पास उनका पोस्टर पड़ा हुआ है, जो इसमें उमर खालिद का नाम है। वी इनवाइट यू फॉर ए कल्चरल विजिटिंग, और लिखा क्या है? अगेंस्ट द जुडिशियल किलिंग ऑफ अफजल गुरु एंड मकबूल भट्ट। तो क्या मुकेश केजरीवाल ये मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो जुडिशियल किलिंग करता है? इस पे भी इनका लेकिन आ जाएगा अब। इन सब चीजों को एक साथ देखने की ये जरूरत देखिए, नहीं कोई है। बोले तो इन सब चीजों को एक व्यक्ति के सत्येंद्र, की फांसी पे किस तरह से अपना मुकेश, विचार किसके रखा? साथ देखने की जरूरत है? मुझे बताइए, किसके साथ देखूं मैं? इतना जनरलाइज नहीं करने की जरूरत है। अगर आप एक नक्सल के मुद्दे पे, इंटरनल सिक्योरिटी पे बातचीत कर रहे हैं, नहीं, मैं आतंकवाद और पे कर रहा हूं, मैं नक्सल पे तो नक्सलवाद गया नहीं हूं अभी। उनकी अगर बातचीत सुनी जाए तो उसमें हर्ज क्या है? मैं एक ऐसे आतंकवादी की बात कर रहा हूं जिसने माफ देश की संसद पर हमला किया और जिसको लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने फांसी की सजा सुनाई, और दुनिया भर का डिस्कशन हुआ इस देश के अंदर। एक पिटीशन भी उसके लिए दूसरे याकूब मेनन के लिए फाइल की गई। मैं उस पर जाना ही नहीं चाहता। मैं ये जानना चाहता हूं आपसे, अगर मैं जनरलाइज कर रहा हूं मैं तो यही क्या कह रहा हूं कि हम लोग इतना जनरलाइज क्यों कर रहे हैं? आप ही कह रहे हैं विश्वविद्यालय में एक विषय पे एक चर्चा होने के लिए किसी एक गेस्ट को बुलाया जाने की बात थी, और अब आप इसको मुझे ये बता दीजिए मुकेश, गेस्ट की परिभाषा क्या है? की ओर से सुनाया मुझे ये बता दीजिए, गेस्ट की परिभाषा क्या है? किसको आप अपने घर में बुलाते हैं? कि किसी ऐसे आदमी के जिसके शब्द समाज के लिए खतरा हो, क्या वो आपका गेस्ट होगा? इनको पीएचडी की तो भाषा परिभाषा तो दे रहे हैं, पर ये नहीं कह रहे कि उस पर आरोप भी है देशद्रोही का। देश विरोध में नारे लगाए, वो चीजें मेंशन नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं पीएचडी स्कॉलर है, इनकी सोच में पता लग रहा है कि क्या कहना चाहते हैं। हम लोग अपनी ओर से इतनी जल्दबाजी ना दिखाएं फैसले। और कोई बोले तो वो लेकिन वाले तो इनको आपत्ति है। भाई, फैसला किसने सुनाया? सुन लेने से क्या देश को खतरा हो जाएगा? ये आपकी मानसिकता भी इसमें झलक रही है कि आप क्या कहना चाहते हैं। अच्छा मुकेश, मुझे ये बताइए, इसमें मैं कुछ दीपक जी मुझे गेस्ट के तौर पर बुला सकते हैं। मुकेश, मैं एक बात सुनना चाहता हूं आपसे कि आप भी मानते हैं कि भले से किसने लगाए थे? उमर खालिद पर आरोप था कि उसने नारे लगाए, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। क्या मुकेश केजरीवाल इस नारे का समर्थन करते हैं? अगर मैं जनरलाइज कर रहा हूं तो क्या मुकेश केजरीवाल भी इस बात को जनरलाइज नहीं कर रहे हैं? देखिए, मैं तो ये कहूंगा आज का मुद्दा ऐसा है, इसमें कुछ नहीं, ये मुद्दा उसी के कंटिन्यूएशन में है। हमला किया मुकेश, ये मुद्दा उसके कंटिन्यूएशन में है, क्योंकि उसी व्यक्ति को बुलाया गया जिसको आप गेस्ट कह रहे हैं। और सरकार जिसके कि वो कहते हैं कि हम उस परिवार का हिस्सा हैं, वो उनको समर्थन करते हैं। भाई साहब, मैं आपसे सीधा पूछना चाहूंगा, आपका ग्रुप पे क्या स्टैंड है? आप बताइए, व्हाट्सएप पे क्या स्टैंड है? उसके पक्ष में बात करता है तो क्या ये व्हाट्सएप पे किसका क्या स्टैंड है? किसी को पता है? आपको गांधी जी को मारा है, ठीक है, सबको दिखा है, तो सजा हुई है, सजा हुई है।
आप ये कहते हैं कि का हत्यारा था नहीं, इनका ये स्टैंड नहीं है। बोल दिया मैंने, अरे बोल दिया मैंने। ये आरएसएस के लोग हैं, ये वही साहब, लोग मैंने हैं बोल जो दिया है। मोजोलोनी से आप हमें जाते बताएं हैं आरएसएस के क्या काम है। बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ सबके गोडसे सामने ने है। अगर महात्मा गांधी जी को बिल्कुल मारा तो पार्टिसिपेट सजा मिली है, किया स्वतंत्रता संग्राम में। और आपका क्या कहना है? इन्होंने बोला था कश्मीर में कश्मीर में संग्राम के बारे में इन्होंने बोला था इनको कि ये नहीं पता अब तक कश्मीर में मुझे क्या बोलना है। देश इतना भावुक है, कश्मीर जैसे मुद्दे पे देश इतना भावुक है, और इनको ये नहीं पता मुझे कश्मीर में क्या बोलना है। इनमें अगर कश्मीर का इस वार को भड़काना क्रिटिसिज्म और वहाँ पे जो हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, उससे इनको कोई अटैचमेंट नहीं है। बिल्कुल है। आपका कश्मीर में क्या कहना है? जवान की बेटी के साथ आपने क्या किया, रेप थ्रेट दिया, वो तो हमें दिख रहा है। किसी ने क्या प्रूफ है? आपने किया। अरे आपका आयशा का प्रेसिडेंट, आप हाथ मत मारिए, इधर ही वायलेंस कर रहे हैं, इधर ही वायलेंस कर रहे हैं, आप ये देख रहे देखिए हैं। आयशा का प्रेसिडेंट इनका इधर ही अभी वायलेंस एक कर केस रहे में हैं। जेल में है, खुद बोला मेरे को भारतीय हार जेल में है। बिल्कुल। आप भी पता कीजिए। पहली बात तो मनमोहन सिंह को हम निकाल दिए थे, वो हमारे ये प्रेसिडेंट देखो, है नहीं। ये बोल रहे थे निकाल दिए थे, बात मत और हम घुमाओ। बोल रहे थे हमने बात हमने घुमाओ। इनको और बात छेड़ मत दिया है। घुमाओ भाई। कि हम करेंगे। गुरमेहर ओ भाई, कौर को ये देश है ना, जो समझदार है। कारगिल सुनो, मार्टियर की ये देश बेटी समझदार है। कारगिल की और शहीद मैं की क्या- बेटी रेपिस्ट है, आयशा, आपने जो उसको इनका रेप अनमोल दिए, रतन, इनका आपने आयशा का उसको प्रेसिडेंट, मारा। पूरे दिल्ली प्रदेश का बिल्कुल प्रेसिडेंट आप झूठ रेपिस्ट है, बिल्कुल आप झूठ और उसको बोल सजा रहे हो गई है। हैं। अभी आप बात तिहाड़ मत जेल में सजा काट रहा है, घुमाइए, और हम बात मत आरोप लगा के घुमाइए, थ्रेट दिया है। बात मत घुमाइए, लेकिन- बात लेकिन- मत घुमाइए, बात मत घुमाइए, आपसे ज्यादा बात मत घुमाइए। आपसे बिल्कुल, ज्यादा आपका तो पेशा ही वही है। अच्छा, आप तो बड़े प्यार से बात कर रहे हैं। कश्मीर पे स्टैंड, अब कश्मीर पे घुमाओ मत, स्टैंड, अब घुमाओ मत बात। कश्मीर पे स्टैंड। मेरे भाई लोग दीपक समझदार जी, हैं। अगर आप ये फंसोगे। देखते रहेंगे तो मैं क्या कह सकता हूं? कश्मीर पे स्टैंड, कश्मीर पे स्टैंड जरूर आप बताइए। चाहिए। एक मिनट, मुझे इनका कश्मीर पे स्टैंड जरूर चाहिए। सुनिए आप मेरी बात, मेरा सवाल भी सुनिए। हम पे जो ये क्या कह रहे करगिल हैं? शहीद हम पे की क्या कह बेटी रहे हैं? है, हाँ। एक मिनट, जो करगिल शहीद की बेटी है उसने बकायदा सोशल मीडिया पर एबीवीपी पर इल्जाम लगाया है कि आप लोगों ने उसको रेप की धमकी दी। आप बदले में मुझे एबीवीपी की एक लड़की ने कहा कि आयशा के लोगों ने मेरे कपड़े फाड़े। ठीक है, क्या अब मैं क्या हम इस तरह की यही राजनीति होना करेंगे चाहिए था कैंपस ना। के अंदर? मैं कह रहा हूं कि इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। पहले तो उनको बोलने का कि नहीं, इनका आयशा का प्रेसिडेंट, दिल्ली प्रदेश का प्रेसिडेंट। नहीं, मैं उसको नहीं जा रहा हूं। मैं किसी दूसरे देश में नहीं जाऊंगा। अब बात आती है मैं गुरमेहर किसी कौर इंडिविजुअल चंद आपका केस- इंडिया मैं- है, अब बात आती है गुरमेहर मैं कौर किसी की। इंडिविजुअल केस पे नहीं जाना चाहता, अब बात भले आती- आयशा का इनका प्रेसिडेंट। अब बात आती है गुरमेहर कौर की। उन्होंने ये बोला है कि मेरे को खतरा है और मेरे को आयशा के किसी वॉलंटियर ने धमकी दी है कि हम रेप करेंगे। आयशा के कब बोला है? सॉरी, ABVP एबीवीपी बोला के। ठीक है, उन्होंने ये बोला है। मैं सीधा सीधा उन बहन से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आपको फोन आया होगा, मैसेज आया होगा, किसी वॉलंटियर का, आप कुछ भी आप बता सकते हैं कि वो ऐसा दिखता है या ये नाम है, आप बताएं। अगर वो कोई भी कार्यकर्ता चाहे किसी भी पोस्ट पे एबीवीपी के पे है, मैं खुलेआम यहां पे कहता हूं और ऑफिशियल में स्टेटमेंट देने को तैयार हूं कि उस पर जो भी कार्रवाई कोर्ट के तहत जो भी होने चाहिए वो होनी चाहिए, और हम खुल के उसके अगेंस्ट में जाएंगे और गुरमेहर जी के साथ खड़े होंगे, गुरमेहर जी के। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, इसमें कहीं ना कहीं ये देखने की बहुत बड़ी आवश्यकता है, मुझे प्लीज बीच में कोई ना टोके। अब इन्होंने बोला है कि ऐसे एबीपी वालों ने थ्रेट दिया है। मैंने बोल दिया हमारा स्टैंड क्लियर है, अगर किसी ने ऐसे बोला तो आप उस पर कार्रवाई कीजिए, पुलिस केस कीजिए। अब तक इन्होंने क्यों नहीं किया है? दूसरी बात, ये क्या लिखा हुआ है, आम आदमी पार्टी की इन्होंने शेयर कर रखा है। इधर क्या लिख रहा है, ऑलवेज इंस्पायरिंग बरखा दत्त। इधर बीजेपी को क्या बोल रखा है, बीफ जनता पार्टी। कहीं ना कहीं लोग समझदार हैं, उनको पता है कि किस तरीके से किस आइडियोलॉजी को फॉलो करता है। हालांकि मैं इनके लिए बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, फिर कोई ना कोई विषय बनेगा, पर ये लोगों को मुझे लगता है सोचने की आवश्यकता है कि ये किस संगठन से किस आइडियोलॉजी को रखते हैं, और ये बहुत सोची समझी साजिश एबीपी के तहत रची जा रही है। मैं फिर कहता हूं, जिस व्यक्ति के पास कुछ ऐसा स्टैंड नहीं है, कुछ मतलब उसने देश के लिए कोई गौरव नहीं बढ़ाया, उस व्यक्ति को क्यों आना चाहिए? और क्यों वो कैंपस में आए? जब कॉमन स्टूडेंट ने उनका विरोध कर दिया तो क्यों आए? और आपने कॉमन स्टूडेंट अगर आपका विरोध करेंगे तो आप उनको मारोगे, आप उनको मारोगे। उधर मारा। नहीं, एबीपी ने क्या, भैया प्रिंसिपल ने मना किया है ना, तो नहीं आ रहा था ना उमर खालिद, तो नहीं आ रहा था आया। ना, तो आप किस लिए आए? आप हम तो इसलिए क्योंकि आप लोगों ने उधर दीपक पत्थरबाजी जी, की, अच्छा, लोगों को रेप इनके किया, लोगों कैमरे, को मारा, इन भाई साहब के कैमरे टीचर को 24 घंटे मारा, खुले रहते हैं। टीचर 24 को घंटे मारा, कैमरे खुले रहते हैं। स्टूडेंट को मारा, वो कैमरा कहाँ जर्नलिस्ट था? को मारा, जर्नलिस्ट को मारा, जर्नलिस्ट लोग तो कह रहे हैं जर्नलिस्ट के बीपी ने कैमरे मारा। 24 घंटे खुले रहते हैं। जर्नलिस्ट के historian कैमरे कहाँ ने बोला है कि थे? बीपी जर्नलिस्ट के ने कैमरे कहाँ बोला थे? है। और टीचर देखो, बोल रहे हैं कि देश बीपी को मुझे ने लगता है अगर सबसे बड़ा खतरा है, टीचर देश को सबसे बड़ा खतरा अगर है तो उन जर्नलिस्ट से भी है, जो कहीं ना कहीं बायस जर्नलिज्म कर रहे हैं और बायस बात रखते हैं, और ऐसे संगठनों को उनका बचाव करने का काम करते हैं, जिनमें मेरे सामने बैठे प्रकाश केजरीवाल जी की भी भाषा मुझे सेम वही लग रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी जर्नलिस्ट को भी शर्म आनी चाहिए जो लोगों को समर्थन कर रहे हैं। जो टीचर और मैं कह रहा हूं, दीपक जी, जो टीचर है इन जैसे व्यक्ति को बोलने का हक मिलना चाहिए। अभी तक ये हमारे देश मारा के गया स्टेट पे प्रशांतों कश्मीर को, को वो खुद कह रहे हैं, जिसके लिए पूरा देश इमोशनल है। बिल्कुल मत बात अब तक घुमाइए, फिर बात कश्मीर घुमा पे रहे बोल नहीं पाए। बिल्कुल बोले और बिल्कुल बात मत घुमाइए। बात मत घुमाइए, बात घुमाने में माहिर है, ये वही कर रहे हैं। टैलेंट अच्छा है, अपना कश्मीर में स्टैंड दे। आप पहली बात तो
एक कश्मीर पे मिनट, stand। आपने डिसाइड करेंगे मैं क्या कश्मीर पे बोलूंगा। stand। आपने बोल डिसाइड जल्दी कश्मीर पे हम stand। कश्मीर के लोग जो चाहते हैं उनकी खुशी। हम कश्मीर के लोग आप एक बंगाल से मिनट, हैं। दीपक जी आप एक बंगाल मिनट, से हैं। मुकेश, एक एक मिनट। ये बोल रहे हैं हम कश्मीर के लोग, आप बंगाल से ही बोले। कश्मीर के लोग भाई सुन तो लो, पहले सुन पूरा लो बेटा, पूरा पूरा सुन लो। ओ बेटा, हाँ। होश में तमीज से बात। नहीं नहीं आप- सत्येंद्र, हाँ। ये गलत बात बेटा है। इन्होंने बोला है ना, तो बेटा आप- बोला मेरे को, क्या ए- बोला? एक- सोच के फिर बोला? भी आपकी फिर भी। कथनी नहीं आप नेशनल टेलीविजन आप बताइए। पे डिकोरम को प्लीज बना के रखिए। एग्जैक्टली, आपने भी स्टूडियो में क्या बोला है मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, अभी आपने बेटा क्या बोला? बेटा क्या होता है? आप सबके बाप है क्या? आपको भारत माता की आपत्ति है? अगर कोई भारत माता के नारे लगाए, माता भारत से आपत्ति माता है? के नारे लगाने के बाद रेप कर कश्मीर- देंगे, रेप का थ्रेट देंगे, वो सही है। कश्मीर- ये इनका कश्मीर में नेशनलिज्म है, क्या तो stand दिख ही रहा है क्या है? नेशनलिज्म है, मेरे मजाक brother- कर रहे हैं नेशनलिज्म के मेरे नाम पे। ब्रदर, अच्छा लगा, लोग समझ जा रहे एक हैं। मिनट, जरा कश्मीर पे मेरे को मेरा आंसर देने दीजिए, शुक्रिया। टाइम पूरा मिलना चाहिए इनको। जहां तक कश्मीर पे स्टैंड किया, हम तो यही कह रहे हैं कि कश्मीर के लोग जो चाह रहे हैं वो क्या चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं खुशी, वो चाह रहे हैं कि वहां पे किसी भी तरीके का वायलेंस ना हो, वो बिल्कुल इंश्योर किया जाए, और यही हमारा स्टैंड है कश्मीर पे। और जहां तक पहली बात तो ये कश्मीर का इशू पे तो मुझे लगता है मुझे लगता है इसमें एक चीज और पूछनी बस चाहिए। घुमा रहे कश्मीर अब- भारत का आप अभिन्न अंग रख है या लीजिए। नहीं है? कश्मीर को पूरी तरीके से भारत का बात आप मत मानते घुमाइए। नहीं मानते? अभी तो भारत का कश्मीर बात- भारत का हिस्सा है और हमेशा रहेगा, इस बात की आप बोले मीडिया पे। बिल्कुल कश्मीर भारत का हिस्सा है, और हमेशा- बात मेरी बात तो सुन लीजिए। कश्मीर मांगे आजादी, आप इसका घुमाइए नहीं मत, आप घुमाइए मत अरे, बात मत घुमाइए। बार बार ये चिल्ला तो हद हद जवाब होती दो, है। चलो। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो जिस मुद्दे पे आज बहस है उस मुद्दे पे बात करते हैं। वो मुद्दा कश्मीर क्या है? भी है, अरे कश्मीर यार, के हमारे बोलने लगे दो हैं। भाई। अच्छा एक मिनट, मुकेश को कहना चाहते हैं, एक मिनट मुकेश बोलिए, मुकेश बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। मुकेश जी ऐसे मुस्कुरा रहे हैं जैसे पता नहीं कितने तरीके जवाब देंगे, वैसे इनका टैलेंट दिख रहा है लोगों जी दीपक जी, आज जो ये मुद्दा है, क्या आपको नहीं लगता कि हिंसा जो हुई है उस पे होना चाहिए? ये बार बार हिंसा अभी का भी है। है। बिल्कुल। और कश्मीर पे जो नारे लगे उस पर आपका क्या कहना है? वो कह रहे हैं कश्मीर के हिंसा विरोध में जो नारे लगे उस पर आपका क्या कहना है? करते हैं, लेकिन यही भारत का दुर्भाग्य कि आप जैसे जर्नलिस्ट को घुमाने का कार्य करते हैं। आप आप चिल्लाइए इन पे मत, चर्चा कीजिए। कीजिए। डिबेट यही- का यही- दिख रहा है आपने आपका भी दिख रहा है। सत्येंद्र एक मिनट, सत्येंद्र एक कि मिनट, वो- मुकेश कुछ कह रहे वो हैं। एक मुकेश शहीद की बेटी है, उसने एक संदेश लिखा है कि कैसे देश में और दुनिया में युद्ध के खिलाफ एक बहुत बड़ा वर्ग है जो बहुत तरह की बातें कर रहा है, उनके पास वैचारिक आधार है, वो उसका एक हिस्सा अगर है, वो अगर सोशल मीडिया के जरिए ये बात रखती मैं है already दिखा कि चुका हूं कि मुझे साइकोलॉजी को follow करते पाकिस्तान हैं। से जितना एतराज है उससे Always ज्यादा inspired from एतराज Barkhada। युद्ध से है, अगर वार मॉन्गरिंग जो है, जो युद्ध की का उन्माद भड़काने की जो एक तैयारी होती है, उसके खिलाफ अगर कोई बोल रहा है, तो क्या हमारे देश के सफाई से जिम्मेदार बोलते हैं, पदों पे वाह। बैठे गृह राज्य मंत्री जैसे व्यक्ति वाह। उसे कहते हैं कि ये बहक गई है? आखिर क्या उसने ऐसा कहा कि वो आपको लगने लगा कि वो बहक मैं गई बता है? दूं, लेकिन मुकेश सत्येंद्र एक मिनट, सत्येंद्र एक मिनट, पाकिस्तान की आर्मी सत्येंद्र एक मिनट, वॉर की जब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान आर्मी तो आप है, उस तो विचारधारा आपको की- पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए। बल्कि वॉर अगर हुई है तो हिंदुस्तान कभी पहल नहीं करता है, हमेशा पहल पाकिस्तान करती है। और उनके पिताजी की अगर डेथ हुई है, वो शहीद अगर हुए हैं, तो पाकिस्तान के जवान की गोली से गोली बात चली ही नहीं है है जब उनके बंधु, पिताजी की आप डेथ जो हुई भी बोल है, रहे और उनको हैं। मेंशन करना चाहिए। उसमें उन्होंने क्या बोला है? मेरे पिताजी को वॉर ने मारा। वॉर बंधु, शुरुआत कौन करता है? आप क्या बोलेंगे इस पे? वॉर की शुरुआत कौन करता है? हमेशा पाकिस्तान आर्मी। इस पे आपका क्या कहना है? आप वॉर को डिफेंड तो कर रहे हैं, हम भी डिफेंड करते बंधु, हैं। शांति से देश का बात। कोई भी नागरिक नहीं चाहता कि देश में कभी ऐसे हालत बने, कभी हमारे देश की जंग किसी और देश से हो, उसमें शहीद अगर होते हैं लोग, सबको दुख होता है और कभी नहीं होना चाहिए। खासकर उस बेटी को, उस बेटे को जरूर होता है जिसके घर से कोई शहीद होता है। मैं कहना चाहूंगा, इन्होंने बोला है उनकी परिस्थिति कुछ भी हो सकती है, बंधु, पर तो एक- उन्होंने क्या चीज मेंशन की इसमें? वॉर की शुरुआत कौन करता है मुकेश जी? वॉर की शुरुआत करता है हर बार पाकिस्तान। पाकिस्तान के सैनिक ने अपनी गोली से उनके पिताजी को मारा है। पाकिस्तान किसी भारतीय सैनिक ने नहीं मारा है। लेकिन और वो- एक बात ये नहीं है कि वॉर की शुरुआत कौन सत्येंद्र, करता है। लेकिन उसके बावजूद बंधु, किसी भी कारण रिक्वेस्ट से ये है किसी भी लड़की कि आज को अगर सेक्सुअल threat असॉल्ट मिलता करना, है, रेप की तो थ्रेट हम उसके देना, against है। ये भी गलत है। बिल्कुल सही बोला आपने। सबको इसके against क्या- होना चाहे चाहिए। केस और सबको इसके अगेंस्ट होना चाहिए। पूरा सबको भारत इसके अगेंस्ट होना चाहिए। एबीवीपी देश विश्वविद्यालय छात्र इसी पूरे बात देश मैं चाहता को हूं। अगर ऐसा हुआ है उनके साथ आ जाना दीपक चाहिए। जी, अगर कोई एबीपी का वॉलंटियर निकलता है, मैं पूरे नेशनल टीवी पे बोलता हूं, जो कार्रवाई दीपक जी- डेमोक्रेटिकली लीगली हो सकती होगी, हम खुद इनके साथ जाके, गुरमेर जी के साथ जाके उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आप सबूत की बात भी आप उसमें एफआईआर करें। मैं खुला स्टैंड दे रहा हूं यूपी के नाम पे। पर कहने का मतलब ये सिर्फ और सिर्फ इनकी जो ये बात रखना चाह रहे हो उसके पीछे लोगों को देखना जरूरी है कि क्या सोचते हैं। और इसमें ऑलवेज इंस्पायरिंग फ्रॉम बरखा दत्त। आप छोड़िए, आप किसी इंडिविजुअल का नाम मत लीजिए, आप किसी इंडिविजुअल का नाम दूसरे चैनल पर मत हाँ, लीजिए। वो डिजर्व भी नहीं करते मैं नाम लू किसी का। जी प्रीतेश, आप कुछ कहना चाहते हैं कंक्लूडिंग? सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है जो प्रॉब्लम कहां से दीपक हो रही जी। है। अच्छा,
अच्छा मुकेश, आप बोल दीजिए, आपका कंक्लूडिंग कमेंट। आप ये बताइए, क्या उमर, एक मिनट, क्या आपको नहीं लगता कि इस पूरे हंगामे की जड़ उमर खालिद है? इसका जवाब दे दीजिए, हाँ या ना में। अब फिर देखिए करके बोलेंगे घुमा के। पूरे हंगामे की जड़ उमर खालिद है। क्या पूछा आपने? पूरे हंगामे की जड़ उमर खालिद है? वो कैसे हो सकता है? उसकी भूमिका कहाँ है? उसको बुलाया गया इसलिए राजनीतिक हंगामा हुआ। उसको बुलाया गया इसलिए राजनीतिक हंगामा हुआ। उस पर तो देश का कोई आरोप लगा नहीं, देश विरोधी का। ये सर मानेंगे नहीं। पत्रकार के पास हमारे, अगर ये हमारे, यही तो देश का दुर्भाग्य। देखिए चलिए इस बहस को हम आज यही रोकेंगे क्योंकि हमारे पास वक्त इतना ही है। उन्होंने पीएचडी स्कॉलर बोला, एक बार भी ये नहीं बोला कि वो है। चलिए इस बहस को हम यही खत्म करेंगे। अफसोस मैं 3 मिनट ऊपर जा चुका हूं इस डिबेट में। इस डिबेट को हम कल फिर चलाएंगे और कल फिर से एक मार्च निकलने वाला है प्रोटेस्ट के लिए। इस मसले को लेकर हम चाहते हैं कि डीयू के अंदर शांति बने रहे। एडमिशन का सीजन शुरू होने वाला है, छात्र अपने नए भविष्य का इंतजार कर रहे हैं। अगर पॉलिटिकल पार्टियां और पॉलिटिकल पार्टियों से जुड़े संगठन इस जगह को राजनीति का अड्डा बना देंगे तो देश के भविष्य का क्या होगा, ये भी सोचने वाली बात है। हम किसी भी मुद्दे पर फ्री चर्चा के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन चर्चा की भी अपनी कुछ सीमाएं होनी चाहिए, कुछ मर्यादाएं होनी चाहिए और इस बात को सबको समझना चाहिए, सिर्फ एक पक्ष को नहीं। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आज के लिए इतना ही। आगे